So today we have to start with chapter number 7, aggregate demand and aggregate supply. So first of all, you must know what is aggregate and what is demand. Aggregate का मतलब क्या होता है? आप बताओ. Aggregate का मतलब होता है total. आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि aggregate का मतलब total. मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा काफी aggregate कैलकुलेट भी किए होंगे. तो aggregate का मतलब होता है total. और डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड भी आपने पढ़ा है. डिमांड का क्या मतलब होता है? डिमांड का मतलब होता है एक्सपेंडिचर. तो यहां पर हम अगर एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब हो गया टोटल एक्सपेंडिचर. अब यहां पर एक चीज और बताओ मुझे कि हम कौन सी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमी. कौन सी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमी. और मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है? किस लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करती है? मैक्रो इकोनॉमी एज अ होल लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करती है. मींस एक तरह से हम कह सकते हैं कि मैक्रो इतना बड़ा इकोनॉमी है कि अपने आप में अलग से इकोनॉमी बन सकती है. तो लार्ज लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करती है. इसीलिए यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंडिचर जो होंगे वो भी किसी इंडिविजुअल पर्सन के नहीं होंगे, किसी इंडिविजुअल फैमिली के नहीं होंगे. वो जो टोटल एक्सपेंडिचर होंगे वो सभी लोगों के द्वारा होंगे. फिर वो आपका कंज्यूमर है या फिर आपका प्रोड्यूसर है. ठीक है, आपने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा था. ठीक है, टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो जो आपका था उसमें आपने पढ़ा था कि आपके दो सेक्टर होते हैं. फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसे हम फर्म भी बोलते हैं. प्रोड्यूसर सेक्टर को फर्म भी बोलते हैं. अब यहाँ पर जो डिमांड की जाती है वो डिमांड पहले जो की जाती है वो की जाती है कंज्यूमर के द्वारा. एक तो डिमांड कंज्यूमर के द्वारा की जाती है. अब बताओ कंज्यूमर किसकी डिमांड करेगा? कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. और यहाँ पर जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउस होल्ड सेक्टर. एंड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर? कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, एक हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो कंज्यूमर गुड्स को परचेज करता है. ठीक है, अपने सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए, मींस अपने सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो अपनी कंज्यूमर गुड्स को परचेज करेगा. सो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंज्यूमर इज नोन एज द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर. इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. जैसे आपने बताया था कि आपने पढ़ा था कि आपका सेकंड सेक्टर होता है यहाँ पर वो होता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर. ठीक है, प्रोड्यूसर का काम होता है इन्वेस्टमेंट करना. ठीक है, तो यहाँ पर जो जितनी भी एक्सपेंडिचर किए जाएंगे किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा, ठीक है, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो भी होंगे बट इन्वेस्टमेंट पर्पज से, इन्वेस्टमेंट पर्पज से किसी भी फर्म के द्वारा जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं दैट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. हम इसको प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं. इसका कारण ये होता है कि जितने भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो सारे एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन को अपने माइंड में रख के किए जाते हैं कि जितने एक्सपेंडिचर होंगे उन एक्सपेंडिचर के थ्रू हमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि हमारा एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो किसके इक्वल होगा? AD = C + I. क्योंकि हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो होते हैं C और I, या तो हाउस होल्ड सेक्टर करता है या फिर आपका प्रोड्यूसर सेक्टर करता है. ठीक है, इसका अगर हम मीनिंग की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज द सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर में जो टोटल गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? एग्रीगेट डिमांड कहलाती है. अब यहाँ पर एक लाइन मैंने और लिखी है. हम इसको मेजर कैसे करते हैं? हम इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल प्लांट एक्सपेंडिचर. इन टर्म्स ऑफ टोटल प्लांट एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर. कि एक अकाउंटिंग ईयर में हम कितने गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बेस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं. किसको? एग्रीगेट डिमांड को, मींस टोटल एक्सपेंडिचर को, कि हमें कितने टोटल एक्सपेंडिचर करने हैं. अब यहाँ पर बात आती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C + I. अब आपने
फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमी में, ठीक है, वहां पे हमने पढ़ा था सेक्टोरल फ्लो ऑफ मॉडल। आपकी इकोनॉमी कई तरह की होती है, आपने पढ़ा होगा क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। अगर हम दो की बात करते हैं यहाँ पर, हमारी जो इकोनॉमी है क्लोज्ड इकोनॉमी भी होती है और ओपन इकोनॉमी भी होती है। इकोनॉमी विद द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी विदाउट द गवर्नमेंट भी होती है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है AD = C + I, it means that we have to take an assumption that there is only two sector in the economy, कि यहाँ पर आपके जो दो सेक्टर हैं, फर्स्ट सेक्टर इज हाउसहोल्ड सेक्टर एंड सेकंड सेक्टर इज प्रोड्यूसर सेक्टर। तो यहाँ पर आपके केवल दो सेक्टर हैं, गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर बस आपके दो सेक्टर हैं और ये दोनों सेक्टर आपके क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। ये गुड्स और सर्विसेज को खरीदेगा अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, ये गुड्स और सर्विसेज को खरीदेगा प्रोडक्शन के लिए, और इनका सम जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। इज दैट क्लियर? बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमी विद द गवर्नमेंट, तो अगर इकोनॉमी विद द गवर्नमेंट अगर हो जाती है तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट और हो जाता है जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट जी। तो आपका एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाएगा C + I + में G, C + I + G। इसका मतलब कि यहाँ पर जो आपका सेक्टोरल फ्लो जो आपका बनेगा या एग्रीगेट डिमांड जो बनेगी वो आपका गवर्नमेंट के साथ बनेगी। गवर्नमेंट मींस G मींस गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी आपको पता है कि गवर्नमेंट दोनों तरह के एक्सपेंडिचर करती है, चाहे वो कंजप्शन हो, ठीक है, और चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। गवर्नमेंट आपके दोनों तरह के एक्सपेंडिचर करती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी अपनी आर्मी के लिए, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए काफी सारी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करती है आपकी गवर्नमेंट। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी, जितना इन्वेस्टमेंट आपका गवर्नमेंट करती है उतना कोई करता नहीं है। मींस आपकी गवर्नमेंट भी एक उस अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करती है, तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट दोनों तरह के एक्सपेंडिचर करती है, कंज्यूमर भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी। इज दैट क्लियर? सो क्लोज्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी में भी क्लोज्ड है क्योंकि सेक्टर क्या है, हाउसहोल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर। सो द expenditure incurred on purchase of consumption goods as well as investment goods, consumption goods as well as investment purpose is known as the government expenditure। उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट आपके दोनों तरह के एक्सपेंडिचर करती है। तो ये अभी भी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, अभी भी ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, अभी भी ये ओपन इकोनॉमी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ओपन इकोनॉमी क्या होती है। तो पहले हमें पता होना चाहिए क्लोज्ड इकोनॉमी होती क्या है। तो ये तो आपने देख लिया क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें जनरली या तो दो सेक्टर होते हैं विदाउट गवर्नमेंट, या फिर तीन सेक्टर होते हैं विद द गवर्नमेंट, एक आपका हाउस होल्ड, दूसरा आपका प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर, और तीसरा आपका गवर्नमेंट, ठीक है, विद द गवर्नमेंट और विदाउट द गवर्नमेंट। लेकिन तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया होगा कि क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है। सो द क्लोज्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी which does not have any kind of relation with the other country or neighboring country, कि ऐसी इकोनॉमी जिसका किसी नेबरिंग कंट्री से, पड़ोस की कंट्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो अपने आप पे ही मींस इंडिपेंडेंट है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना वो कहीं से एक्सपोर्ट करेगी ना कहीं पे इंपोर्ट करेगी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से कुछ भी नहीं करना। तो वो जो इकोनॉमी कहलाएगी आपकी वो क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाएगी। मींस द इकोनॉमी which does not have the relation, any kind of relation with the neighboring country, कि neighboring country का जिस इकोनॉमी से कोई रिलेशन नहीं होता वो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। अब अगर बात करते हैं हमारी ओपन इकोनॉमी, तो उस ओपन इकोनॉमी में क्या आ जाता है, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट लिख रहा हूँ फिर से जी, आपको यहाँ पे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर बोथ मींस दोनों तरह के एक्सपेंडिचर होंगे, फिर आपका चाहे वो कंजप्शन है ठीक है, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट, दोनों तरह के एक्सपेंडिचर यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब अगर आपकी ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी का मतलब दैट योर इकोनॉमी, दैट द इकोनॉमी हैज द, इसे बोलते हैं दैट द इकोनॉमी हैज द रिलेशन विद द अदर कंट्री मींस नेबरिंग कंट्री, कि आपका अदर कंट्री से भी रिलेशन है, आप एक्सपोर्ट भी करते हो और आप इंपोर्ट भी करते हो, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का। काफी सारी गुड्स और सर्विसेज ऐसी हैं जिनका हम
एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। तो जब ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सेक्टर हो जाते हैं कितने? फर्स्ट हाउसहोल्ड सेक्टर, सेकंड प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड वन गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ वन इज क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं फॉरेनर्स या अदर सेक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट हाउसहोल्ड, सेकंड प्रोड्यूसर, थर्ड गवर्नमेंट और अदर सेक्टर। ठीक है, जिसे हम फॉरेनर भी बोलते हैं, फॉरेन कंट्रीज भी बोलते हैं कि दूसरी कंट्री से काफी सारा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। यहां तक कोई डाउट किसी को है तो बोलो। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट होगा देन यू कैन गिव एनी क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं, अगर कोई भी डाउट अगर होगा तो आपको क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी आपने पढ़ लिया कि आपका एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या होता है, मींस टोटल एक्सपेंडिचर। आपने इसके कंपोनेंट पढ़ लिए। इन द क्लोज्ड इकोनॉमी ओनली टू सेक्टर्स देयर विदाउट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट है तो यहाँ पर तीन सेक्टर हो जाएंगे, सी, आई और जी। उसके अलावा आपने पढ़ा था ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी अगर है तो वहां पर एक सेक्टर और इंक्लूड हो जाता है, वो कौन सा होता है आपका? अदर सेक्टर्स। ठीक है, जिसे हम फॉरेन कंट्री बोल सकते हैं, जिससे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। मींस हम गुड्स और सर्विसेज को काफी इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा मीनिंग इसका हो गया। नाउ कम टू द एग्रीगेट शेड्यूल। अब एग्रीगेट शेड्यूल भी होता है। ठीक है, जैसे आपने देखो, जैसे हमारी इनकम बढ़ती है ना तो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड है। ठीक है, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। और जनरली अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो हमारा रिसोर्स क्या होगा? इनकम। अगर हमारी इनकम कम होती है, कंज्यूमर की इनकम कम होती है, तो हम क्या करते हैं? हम डिमांड भी कम करते हैं। लेकिन अगर इनकम ज़्यादा होती है तो हम डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। इनकम कम तो डिमांड कम, इनकम ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा। ठीक है, मीन्स इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन। यहाँ पर इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसीलिए जैसे आप शेड्यूल्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल मींस बिहेवियर ऑफ एडी। एडी का बिहेवियर क्या होगा? एडी किस तरह से बिहेव करती है? विद इनकम। इनकम के साथ में एडी का बिहेव क्या है? अगर हम एडी के बिहेव की बात करें, जैसे हमने बताया कि नॉर्मल पर्सन होने के नाते जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है हम अपनी डिमांड को इंक्रीज करते जाते हैं। ह्यूमन नेचर है। और जैसे जैसे इनकम कम होती है तो डिमांड भी हम कम करते हैं। पॉकेट में पैसा ज़्यादा है तो हम सोचते हैं ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में छोटा बच्चा आता है, ठीक है, तो हम सोचते हैं उसको चलो छोटी साइकिल दिला देते हैं। थोड़ा बड़ा होता है तो उसको बड़ी साइकिल चाहिए होती है, थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको बाइक चाहिए होती है, और बड़ा होता है तो उसको गाड़ी चाहिए होती है। तो कुल मिला के क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ उसकी डिजायर, उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा है कि आपकी इनकम है कितना, ये पाई रिप्रेजेंट इनकम, पाई का मतलब इनकम। ठीक है, और एडी रेफर्स टू द एग्रीगेट डिमांड मींस टोटल एक्सपेंडिचर। या आपका इनकम और या आपका एग्रीगेट डिमांड मींस टोटल एक्सपेंडिचर। आपकी इनकम यहाँ पर जीरो है, आपकी इनकम जीरो है, बट आपकी एग्रीगेट डिमांड कितना है? एग्रीगेट डिमांड आपका है 30। अब यहाँ पे कहो कि यहाँ पे तो आपके पास पैसे ही नहीं है और यहाँ पे डिमांड आपकी क्या है? 30 है। डिमांड आपका 30 से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। मैंने आपको जैसे अभी आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया है। हमारे 2 साल जो है कोरोना काल में चले गए हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोगों की जॉब भी छूट गई है। ठीक है, मीन्स उनकी जॉब छूटने का मतलब इनकम जीरो। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल था या फिर हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस था वो काफ़ी डाउन में चला गया है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने बहुत सफ़र किया है जिसके कारण जिसके कारण काफ़ी लोगों की जो इनकम है वो जीरो हो गई है। तो अगर लोगों की इनकम जीरो हो गई थी कोरोना काल में, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है वो छूट गया था, जॉब छूट गई थी, बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया था, तो क्या उन लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया था? नहीं। क्या कपड़े पहनने छोड़ दिए थे? बिल्कुल नहीं। क्या जूते पहनने छोड़ दिए थे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या घूमना छोड़ दिया था? बिल्कुल नहीं, थोड़ा कम कर दिया था।
तो उन लोगों के एक्सपेंडिचर थोड़े कम हो गए, इसके कारण इनकम का लेवल जीरो होने पर। तो अगर इनकम उसकी जीरो है तो ये 30 रुपीज कहां से आए हैं? तो ये भी तो हमें बताना चाहिए ना कि भाई 30 रुपीज कहां से आए हैं, उसकी इनकम तो जीरो है। तो ये 30 रुपीज कहां से आएंगे कि जो 2 साल हम बैठ गए हैं, तो हमने 2 साल से पहले तो कमाया है ना, उससे पहले जो हमारी अर्निंग है ना, तो हमने कुछ सेविंग कर रखा होगा। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, जब हमारी इनकम जीरो हो जाती है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारी जो सेविंग है हम उसमें से विड्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, उसमें से निकालकर हम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, उसमें से निकालकर कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आपने देखा है, अगर हम बिहेव की बात करें इसकी, जैसे जैसे आपकी इनकम, पहले आपका जीरो था, फिर आपकी इनकम 20 हो गया, देन 40, देन 60, देन 80, देन 100, देन 120, देन 140, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो यहाँ पर आपने एग्रीगेट डिमांड मींस आपका जो एक्सपेंडिचर है, आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता जा रहा है। पहले आपका 30 था, देन 35, देन 40, 45, 50, 55, 60, 65, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसे हम बोलते हैं बिहेव ऑफ एडी विद इनकम। तो एडी का बिहेव आपने क्या पढ़ा कि एडी में मींस वाई और एडी में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसमें और इसमें कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन। इनकम में एक्सपेंडिचर में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। इनकम बढ़ती है तो हम डिमांड ज्यादा करते हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, इनकम कम होगी तो हम एक्सपेंडिचर भी कम करेंगे, जो आपका इस रूल से बताया गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसका पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का मीनिंग क्या होता है। कहता है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू दैट शेड्यूल व्हिच शोज द डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, it shows the different level of expenditure and different level of income। एक ऐसा शेड्यूल जो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें हमारे एक्सपेंडिचर मींस इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर के डिफरेंट लेवल को, कि पहले 30 था, फिर 35 हो गया, 40, 45, 50, 55, 60, 65, these are the different level on the different level of income, ठीक है। कि 0 पे 30, 20 पे 35, 40 पे 40, 60 पे 45, देन 80 पर इतना, फिर डिफरेंट लेवल तो हमें शो कर रहा है। दिस इज नोन एज द एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। सो द एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल इज द शेड्यूल व्हिच शोज द डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, ये हमारा एक्सपेंडिचर का लेवल है, इन डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, कि इनकम के डिफरेंट लेवल पर हमारा एक्सपेंडिचर का क्या लेवल होगा। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, कंक्लूजन क्या हुआ, अगर इनकम आपकी इंक्रीज होती है, इनकम 0 से 20 पर 40, फिर 60, फिर 80, इनकम इंक्रीज होती है तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होता है। मींस वी कैन से इफ इनकम इंक्रीजेस देन एडी आल्सो इंक्रीजेस, इफ इनकम डिक्रीजेस देन एडी इज आल्सो डिक्रीजेस। अगर इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, इनकम घटती है तो एक्सपेंडिचर भी घटेगा। कैसा रिलेशन बताया, पॉजिटिव रिलेशन। बट यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, जो 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वो 1 मार्क्स में क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, वो आ सकता है कि क्या इन दोनों के बीच का जो रेट होता है, इंक्रीजिंग रेट होता है, क्या वो सेम होता है, ठीक है। वाई का इंक्रीजिंग रेट और एडी का इंक्रीजिंग रेट क्या सेम होता है, यहां पर लिखना है आपका नो, हमारा आंसर होगा नो, कि इंक्रीज तो दोनों करेंगे बट आपका वाई का इंक्रीजिंग रेट जो होगा वो ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन एडी। मींस आपकी इनकम ज्यादा रेट से इंक्रीज होगी बट एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज तो होगी बट एक कम रेट से इंक्रीज होगी, उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। जैसे आपने देखा होगा रनिंग में 2 बच्चों को दौड़ा रहे हैं, हमने टारगेट रख दिया, ठीक है, तो दोनों बच्चे भाग रहे हैं, तो उनमें से कोई एक ही जीतेगा, तो भाग तो दोनों रहे हैं, दोनों को जीतना है, दोनों को विनर बनना है, लेकिन भाग दोनों रहे हैं, तो क्या दोनों की स्पीड सेम होती है, तो टारगेट तो सेम होता है, तो यहाँ पर बढ़ तो दोनों रहे हैं, मींस रनिंग दोनों कर रहे हैं बट स्पीड क्या होगी, वो डिफर होगी, ठीक है, स्पीड क्या होगी, डिफर होगी। जो विनर होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, मींस जो आगे होगा स्पीड ज्यादा होगी और जो पीछे होगा उसकी स्पीड कम होगी। तो यहाँ पर इनकम की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, एग्रीगेट डिमांड की स्पीड क्या होती है, कम होती है। बट इसका मतलब ये क्या पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज अब एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब यहाँ पे पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है।
in simple we can say that the aggregate demand curve is the graphical representation, क्योंकि ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है, this is aggregate demand curve, it is the graphical representation of aggregate demand schedule। कि अगर aggregate demand schedule को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, then this is known as the aggregate demand curve। So this is the curve which shows this is the graphical representation of aggregate demand schedule। It is also shows the different level of income, different level of aggregate demand and different level of income। जैसे आपने देखा होगा, हम इस एक्सिस पे पहले हमें पता होना चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए। इस एक्सिस पे ये हमारा होता है वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस से हम रिप्रेजेंट करते हैं एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं इनकम और जीडीपी। क्योंकि आप जब भी पढ़ोगे यहाँ पर, हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है, इनकम और जीडीपी को हमेशा हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे एग्रीगेट डिमांड को। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपकी जो इनकम है, वो इनकम आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है? वो आपका स्टार्ट हो रहा है जीरो से। जैसे आपने इस शेड्यूल में पढ़ा था कि आपकी इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है और एग्रीगेट डिमांड का मींस एक्सपेंडिचर एक मिनिमम लेवल बना होता है, ठीक है, एक मिनिमम लेवल बना होता है, ठीक है। ये जो है हम कहां से निकाल के खा रहे हैं? हम अपनी सेविंग से निकाल के खा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा बनता है ये हम सेविंग में से निकाल के खा रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो हमारा चलेगा, इनकम जो हमारी चलेगी, जो स्टार्ट होगी, वो हमारे हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। जीरो से अगर ये स्टार्ट होगी, अगर ये जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ये आगे चल के क्या होगा? जैसे इंक्रीज होता जाए वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वो क्या कि 45 डिग्री क्या होता है? 45 डिग्री क्या है? ये क्या कहता है कि ये जो आपने लाइन बनाई है एग्रीगेट सप्लाई की, मींस वाई की, ये जो लाइन बनाई है हमने 45 पे बनाई है। ये 45 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 45 रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो इनकम जो इंक्रीज होती है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है। यहाँ पे आपने देखा होगा कांस्टेंट रेट का मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। यहाँ पर भी 20 है, आपने देखा होगा कि इस पॉइंट पे हमारा 20, देन 20, देन अगेन 20। तो आपने जो देखा है वो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है? 20 है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 20 है। इसका मतलब कि वाई मींस इनकम आपका जो इंक्रीज हो रहा है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? कांस्टेंट रेट से। कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होने का मतलब ये हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर रहेगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है आपका एग्रीगेट डिमांड, या आपका एग्रीगेट डिमांड है, ये वाला जो लाइन है वो आपका एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो आपका 30 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे स्टार्ट हो रही है कितने से? 30 से। एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 30 से, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड 30 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये इसका मिनिमम लेवल है कि आपकी इनकम आपने देखा है, ये इनकम की लाइन है, इनकम आपकी जीरो है, बट आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो 30 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये कर्व हमें रिप्रेजेंट करता है एट एडी इन रिलेशन टू वाई। जैसे यहाँ पर आपका कर्व एडी और जैसे मैं पढ़ा था ना बिहेवियर ऑफ एडी विद इनकम, तो सेम वही है बिहेवियर ऑफ एडी विद इनकम, ठीक है। तो ये भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम, और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। के इनकम के डिफरेंट लेवल पर आपका जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो क्या लेवल होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स।